20 सालों से भी ज्यादा के लिए ऑस्ट्रिया के एक आदमी ने अपना सीक्रेट छुपा कर रखा और जब वो लोगों के सामने आया तो ना सिर्फ ऑस्ट्रिया के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के फ्रंट पेज की न्यूज हेडलाइंस के अंदर था। जब आप इसको पूरा जानेंगे तो आपको भी विश्वास नहीं होगा। इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला है। ये स्टोरी आपके माइंड से काफी दिनों तक नहीं जाने वाली। बट उससे पहले आप जरा इस लाइक बटन को देखिए। इसको देखकर आपको कैसा फील हो रहा है उसके बारे में जरूर नीचे कमेंट्स में लिख दें। इसको पहले गुलू गुलू करें, इसके साथ कुछ भी करें बट ये दब जाना चाहिए। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। 28 अगस्त 1984 के दिन ऑस्ट्रिया के रहने वाली 18 साल की एलिजाबेथ नाम की लड़की अपने घर से गायब हो गई। वो असल में घर से बाहर सामान लेने के लिए निकली थी बट वो वापस ही नहीं आई। जैसे ये चीज उसके परिवार वालों को फील हुई, उन्होंने आसपास पूछना शुरू किया, उसके दोस्तों को फोन किया बट किसी को भी एलिजाबेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता। पूरा दिन एलिजाबेथ के माता पिता, उसके दोस्त सभी मिलकर एलिजाबेथ को ढूंढते रहे बट किसी को भी एलिजाबेथ के बारे में कोई भी पता नहीं चला। अगले दिन तक भी इंतजार करने के बाद एलिजाबेथ के माता पिता वियना शहर के पुलिस स्टेशन में गए। वहां जाकर एलिजाबेथ की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस वालों का काम था अब एलिजाबेथ को ढूंढना। पुलिस वालों ने आसपास के जितने भी बदनाम बाऊजीज थे उन सभी को उठा लिया, उन सभी से एलिजाबेथ के बारे में पूछताछ करी बट एलिजाबेथ के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं। एक सिंगल क्लू पुलिस वालों को हफ्तों तक नहीं मिल पाया। 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका था और अब की बार फिर से एलिजाबेथ के माता पिता उसी पुलिस स्टेशन में गए और अब की बार उनके हाथ में एक पर्चा भी था। जी हाँ, वो सबसे पहले जाकर उन्होंने एलिजाबेथ के बारे में जानने की कोशिश करी बट पुलिस वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हमने तो अपनी पूरी कोशिश करके देख ली बट एलिजाबेथ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन अब की बार उसके माता पिता ने कहा कि जनाब ये पोस्ट देखिए, ये एक पर्चा देखिए, लेटर आया है हमारे पास एलिजाबेथ की तरफ से और ये लेटर हमारे शहर से तकरीबन 2 घंटे दूर दूसरे शहर से आया है। और इस लेटर के अंदर एलिजाबेथ ने खुद लिखा हुआ है कि वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी और इसीलिए वो उन दोनों को छोड़कर वहां से जा रही है, अपनी जिंदगी एक अलग तरीके से नए सिरे से शुरू कर रही है और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। मैं अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा खुश हूं। अगर आप लोगों में से किसी ने भी मुझे दोबारा ढूंढने की कोशिश करी तो मुझे कोई गलत कदम उठाना पड़ेगा। पुलिस वालों ने जैसे उस लेटर को पढ़ा, उनके माइंड में बस एक ही सवाल था। सामने बैठे हुए उसके माता पिता से पूछा कि क्या आपको सच में लगता है कि ये लेटर तुम्हारी बेटी द्वारा ही भेजा गया है? दोनों ने मिलकर कहा कि हाँ, हैंडराइटिंग हमें उसी की लग रही है, जिस टोन में लिखा हुआ है उसी टोन के अंदर हमेशा एलिजाबेथ बात करती थी। ये चीज पुलिस वालों को भी बहुत अजीब लगी। इसके अलावा एलिजाबेथ के पिता जोसेफ ने भी पुलिस वालों को बताया कि जनाब मुझे लगता है कि मेरी बेटी शायद जाकर किसी कल्ट वगैरह से जुड़ गई है, कि वो कोई ग्रुप या फिर कोई गैंग वगैरह उसने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि गुम होने से तकरीबन 2 हफ्ते पहले वो इसी तरीके की अजीब अजीब बातें कर रही थी। मुझे लगता है वो किसी कल्ट वगैरह में जुड़ गई है और उसने इस दुनिया से पूरा नाता तोड़ लिया है। पुलिस वालों को एक कल्ट वाली बात जैसे ही पता लगी, पुलिस वालों ने उसके दोस्तों से और साथ ही उसके रिश्तेदारों से भी पूछताछ करनी शुरू कर दी कि क्या सच में एलिजाबेथ किसी कल्ट को ज्वाइन करने जा सकती है। बट उसके दोस्तों ने या फिर एलिजाबेथ के सभी रिश्तेदारों ने सभी ने मना कर दिया कि नहीं, वो एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, पढ़ने लिखने में होशियार एकदम, उसको कभी भी कल्ट वगैरह के बारे में बातें करते हुए नहीं सुना। हमें नहीं लगता कि वो किसी कल्ट वगैरह में जाकर ज्वाइन हो सकती है। ये बातें सुनकर पुलिस वालों को भी थोड़ा बहुत शक हुआ और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक बार एलिजाबेथ की ही थोड़ी हिस्ट्री खंगाल लेते हैं कि आखिर उसकी जिंदगी अभी तक कैसी रही है। तो असल में उसकी हिस्ट्री खंगालने से पहले पुलिस वालों को उसके परिवार के बारे में भी पता होना चाहिए था। उसके पिता जोसेफ, उसकी माता रोजमरी, इन दोनों के बारे में जैसे ही पुलिस वालों ने ढूंढना शुरू किया तो पुलिस वालों को पता चला कि एलिजाबेथ के पिता जोसेफ वो एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रह चुके हैं। इसके अलावा इन दोनों के 7 बच्चे, जिसमें से एक एलिजाबेथ, इसके अलावा 6 और भी बच्चे। और ये पूरा परिवार अपनी लोकेलिटी के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है। हर कोई इन्हें प्यार से बात करता है, हर कोई इन्हें अच्छी नजरों से देखता है। इनके बारे में कभी भी कोई बुरा सोचने की कोशिश भी नहीं कर सकता। अब बाहर से तो ये परिवार बहुत ज्यादा सुलझा हुआ, बिल्कुल सामान्य सा, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड लग रहा था। बट पुलिस वालों ने जब इस परिवार के और अंदर जाकर देखा तब उनको पता चला कि बाहर से जैसा ये परिवार दिख रहा है वैसा है नहीं। अंदर से जोसेफ एक अलग ही टाइप की भसड़ है। जी हाँ, ये परिवार के साथ मारपिटाई करना इसका डेली का काम, अपने बच्चों को पीटना वो भी डेली का काम, इनका खाना पीना बंद कर देना वो भी डेली का काम। जब भी शाम होते ही ये जोसेफ अपने घर जाता तब भी
जो परिवार वाले सामने यानी कि उसकी पत्नी रोजमरी और उसके सभी बच्चे जो भी काम कर रहे हैं वो सभी छोड़ छाड़ कर अपने अपने कमरे में चले जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जोसेफ ने उनकी चूं की भी आवाज सुन ली तो वो सबकी पीट पीट कर रेल बना देगा। और इसी पिटाई से बचने के लिए सभी अपना काम धंधा छोड़कर चुपचाप जाकर अपने बिस्तर के अंदर घुस जाते ताकि वो इस पिटाई से बच सकें। और हमेशा से ही एकमात्र इंसान इस घर के अंदर एलिजाबेथ ही थी जो अपने पिता के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखा सकती थी कभी भी, जो उसकी पिटाई से बचने के लिए उसके ऊपर चिल्लाती भी, और अगर वो किसी और को पीट रहा होता तो भी वो बीच में जाकर बचाव करती, उसको समझाने की कोशिश करती कि नहीं तुम ऐसा मत करो। और जब इस जोसेफ को एलिजाबेथ के ऊपर गुस्सा आता तो वो ना सिर्फ उसको बहुत भयंकर पीटता बल्कि उसका खाना पीना बंद करके उसको दोस्तों से भी मिलने से मना कर देता, उसका स्कूल जाना भी बंद, सिर्फ घर में रहना है, कहीं बाहर की हवा लगनी नहीं, घर के अंदर रहकर अपनी जिंदगी निकालो। बहुत लंबे लंबे टाइम तक ऐसा ही चलता रहता और एलिजाबेथ इस चीज से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और सन 1982 यानी कि 1982 में भी पहले एलिजाबेथ अपने घर को छोड़कर वहां से भाग गई, बट उस टाइम पर पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और वापस उसके घर में लाकर उसको छोड़ा था। अब जैसे ये चीजें पुलिस वालों को अब पता लगी तो उनको समझ आ रहा था कि इस घर के तो एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, हो सकता है अब की बार दोबारा एलिजाबेथ जहां भी भाग कर गई है वो वापस आ जाएगी। हमने पूरे देश के अंदर उसके मिसिंग के जो पोस्टर्स हैं वो छपवा रखे हैं, सभी पुलिस स्टेशन के अंदर भेज रखे हैं, कभी भी किसी को दिखेगी तो वो हमें इन्फॉर्म जरूर करेंगे। पूरा 1 साल अब बीत चुका था एलिजाबेथ को गायब हुए, ना उसकी कोई खबर मिली, ना उसकी कोई क्लू मिला कि आखिर एलिजाबेथ कहां चली गई, क्या उसको आसमान खा गया, क्या उसको जमीन निगल गई, आखिर गई तो गई कहां। पुलिस वाले भी इस केस से इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि उनको उसके बारे में एक भी क्लू नहीं मिला। कुछ एक आधी चीज तो पता लगती जिसको डायरेक्शन में जाकर वो आगे पता कर सकते थे कि आखिर एलिजाबेथ के साथ क्या हुआ, बट पुलिस वालों के हाथ बिल्कुल खाली, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस केस के अंदर आगे क्या करना है। जिसके बाद फाइनली इस केस को 1 साल बाद क्लोज कर दिया गया। ये केस अब बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, बट समय बीतता रहा और बीतते बीतते पूरे 24 साल बीत चुके थे। जी हाँ, सन 2008 में कुछ ऐसा हुआ जिसने ना इस केस को दोबारा से ओपन किया, बल्कि ये केस ना सिर्फ ऑस्ट्रिया के अंदर बल्कि पूरी दुनिया की हेडलाइंस में था। 19 अप्रैल 2008 के दिन दोपहर के टाइम पर 19 साल की क्रिस्टियन नाम की एक लड़की को बहुत जल्दबाजी के अंदर आर्मस्ट्रॉन्ग शहर के ही एक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया गया। और जब डॉक्टर्स ने उसकी शक्ल को देखा, उसके पूरे शरीर को देखा तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। क्योंकि वो चीज़ अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे पहली बार देख रहे थे। उसके शरीर के ऊपर कोई भी चोट के निशान नहीं, कुछ भी नहीं था, बट उसके शरीर का तो रंग ही अलग था। जी हाँ, उसका शरीर पूरा का पूरा सफेद पड़ा हुआ था। उसके शरीर के ऊपर बहुत अजीब से निशान थे, जैसे कोई चोट के नहीं, आप समझने की कोशिश करें, बस निशान थे, धब्बे धब्बे पड़े हुए थे। और बाकी का पूरा शरीर पूरा का पूरा सफेद हो रखा था। और जो निशान थे उनका रंग बिल्कुल डार्क पीला, जैसी हमारी स्किन होती है वैसे बिल्कुल भी नहीं, वो डार्क पीला। और जो बाकी का शरीर था वो पूरा का पूरा सफेद पड़ा हुआ था। जैसे ये चीज डॉक्टर्स ने देखी, उन्होंने क्रिस्टियन के टेस्ट करने शुरू किए। उसके अंदर पता चला कि इसके तो काफी सारी बीमारियां हैं, इसकी किडनी फेलियर भी हो चुकी है और भी काफी सारे ऑर्गन्स जो धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों की कमी इसके शरीर के अंदर है। डॉक्टर्स ने तुरंत क्रिस्टियन को वेंटिलेटर के ऊपर लिया और जल्दी ही अब क्रिस्टियन वहां स्टेबल तो हो चुकी थी, उसको मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा के अंदर डाल दिया गया। बट डॉक्टर्स अभी भी ये वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो बीमारी इस बच्ची को लगी हुई है, इस लड़की को लगी हुई है। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा। उन्होंने इतने सारे लंबे चौड़े टेस्ट कर लिए, बट अभी भी डॉक्टर्स के हाथ खाली। ये चीज उनके लिए भी बिल्कुल नहीं थी। जिसके बाद फाइनली डॉक्टर्स को लगा कि क्रिस्टियन को जो बीमारी है, हो सकता है कोई जेनेटिक बीमारी हो, उसके माता पिता के अंदर भी हो, तो हमें इसके बारे में और पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। इसको जो बंदा लेकर आया है वो इसका माता पिता नहीं है, वो कुछ भी इसका नहीं लगता, बट हमें इसके बारे में पता तो करना ही पड़ेगा। एक्चुअल में ऑस्ट्रिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, वो बहुत छोटा सा देश है, ज्यादा बड़ा देश नहीं है। उसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं, वहां की सरकार ने उन सभी लोगों का डाटाबेस बना रखा है, उन सभी के नाम, उन सभी का पता, उसका पूरा फैमिली आईडी, सब कुछ चीजें, पूरी इंफॉर्मेशन सरकार के पास होती है। और कोई भी डॉक्टर किसी के बारे में भी उसका नाम डालकर पता लगा सकता है कि उसके माता पिता का नाम क्या है। तो जैसे ही डॉक्टर्स ने क्रिस्टियन का नाम उस डाटाबेस के अंदर डाला, वो डाटाबेस उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। ये चीज डॉक्टर्स के लिए भी हैरान कर देने वाली थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी बच्चा पैदा होते ही डाटाबेस के अंदर रजिस्टर हो जाता है, बट क्रिस्टियन वो सामने नहीं आ रही थी। उसके फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए, बट वो फिंगरप्रिंट्स भी डाटाबेस के अंदर मैच ही नहीं हुए। डॉक्टर्स हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके माता पिता आखिर है कौन, और ये बच्ची आज तक हमारे डाटाबेस के अंदर रजिस्टर क्यों नहीं हुई।
जिसके बाद डॉक्टर्स का ध्यान सीधे तौर पर उस बंदे के पास गया जो इसको यहाँ लेकर आया था सीधा हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए। और वो एक बूढ़ा सा बंदा बाहर वेटिंग हॉल में बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कब क्रिस्टन की तबीयत ठीक होगी और वो वापस उसको यहाँ से लेकर जा सकता है। बट जैसे ही डॉक्टर्स उस आईसीयू रूम से बाहर निकलकर उस बूढ़े आदमी के पास गए, उससे पूछने लगे कि आप इसके कौन लगते हो। तो उस आदमी ने कहा कि मैं इस बच्ची का दादा हूँ, बट क्रिस्टन को आखिर क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता, उसके शरीर के अंदर क्या चल रहा है ये भी मुझे नहीं पता, इससे ज्यादा मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। जैसे ये चीज डॉक्टर्स ने सुनी, उनको बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने थोड़ा दबाव बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स को लग रहा था कि हो ना हो इस आदमी को पता है कि आखिर क्रिस्टन के साथ क्या चल रहा है, और अगर ये इंफॉर्मेशन हमको दे दे तो हम किसी तरीके से बेचारी क्रिस्टन को बचा सकते हैं। वो मरने की कगार पर है, आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर के ऊपर है और कभी भी उसकी जान जा सकती है। अगर ये आदमी थोड़ा सा अपना मुंह खोल दे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दे तो क्रिस्टन को बचाया जा सकता है। डॉक्टर्स को लगने लगा कि हो ना हो ये हमको तो नहीं बताएगा, अगर हम पुलिस वालों को इस केस के अंदर शामिल कर लें तो हो सकता है उनके डर से ये हमें सब कुछ बता दे। डॉक्टर्स अपने कमरे के अंदर गए, वहां जाकर उन्होंने तुरंत ही पुलिस वालों को फोन किया और फोन पर पुलिस वालों को सब कुछ मैटर बताया। पुलिस वालों की गाड़ी चाँव चाँव करते हुए सीधा हॉस्पिटल में आई और वहां जाकर जब सामने वेटिंग हॉल के अंदर उस बूढ़े आदमी को देखा तो पुलिस वालों की दिमाग की बत्ती चस चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो सामने इस बैठे हुए बंदे को जानते थे और जैसे उसको देखा पुलिस वाले उसके सामने, बाबूजी आप यहाँ पर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको याद है हम 24 साल पहले आपसे मिले थे? जी हाँ, ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि जोसेफ ही था। और जोसेफ के सामने जैसे ही पुलिस वाले बैठे और उसके सामने आसपास बात करने लगे, बोलने लगे उसको कि आपका तो हमारा बहुत पुराना लेना देना है, आप बताइए आज यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका। तो जोसेफ ने बताना शुरू किया कि आज सुबह जैसे ही मैं उठा, अपने घर के बाहर आया, मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो हमारे घर की आगे वाले सीढ़ियों के सामने एक चटाई के ऊपर क्रिस्टन को कोई लेटा कर यहाँ गया हुआ था। इसके साथ ही इसका एक नोट भी था और इस नोट के अंदर लिखा हुआ था कि ये नोट किसी और ने नहीं बल्कि एलिजाबेथ ने भेजा है 24 सालों बाद अपने पिता जोसेफ को। और इस नोट के अंदर लिखा हुआ है कि पापा ये मेरी बेटी क्रिस्टन है और मैं इसका सही से ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, इसलिए मैं क्रिस्टन को आपके पास भिजवा रही हूँ। आप इसका अच्छे से ध्यान रख लेंगे, आप इसका इलाज करवा लेंगे, बस इससे ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। ये वो नोट रहा, वो क्रिस्टन रही अंदर आईसीयू में है, अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छुट्टी दे दो, मुझे घर जाने दो। पुलिस वालों ने जोसेफ से एलिजाबेथ के बारे में फिर से पूछताछ करनी शुरू करी कि क्या पता तुमको कोई आइडिया अभी तक मिल गया हो, अब तो 24 साल बीत चुके हैं, अब तो बता दो एलिजाबेथ कहाँ पर है। जोसेफ ने मना कर दिया, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, पता होता तो मैं उस दिन आपके पास क्यों आता 24 सालों पहले, और अगर मिल भी जाती तो भी मैं आपको आकर बता देता ताकि आप वो केस क्लोज कर दो, बट मुझे नहीं पता। जैसे ये चीज़ डॉक्टर्स ने भी सुनी और डॉक्टर्स ने पुलिस वालों को बताया कि जनाब हो सकता है ये काम, ये जो बीमारी है जेनेटिक हो सकती है और इस बीमारी के बारे में जानने के लिए हमारा एलिजाबेथ से मिलना बहुत जरूरी है, आप प्लीज किसी भी तरीके से एलिजाबेथ को ढूंढ कर लाइए। अब पुलिस वालों ने पहले भी अपने एफर्ट्स लगाए थे एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए, वो नहीं ढूंढ पाए थे। अब की बार फिर से उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब की बार हम डिजिटली एलिजाबेथ को ढूंढने की कोशिश करें। पुलिस वालों ने हर न्यूज़पेपर के अंदर, हर न्यूज़ चैनल के अंदर एलिजाबेथ के बारे में खबर छपवाई और डायरेक्टली एलिजाबेथ को मैसेज भेजा कि एलिजाबेथ अगर तुम हमें देख रही हो तो प्लीज कम फॉरवर्ड, हमारे सामने आओ, हमसे बात करो और हमारा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए। तुम ही हो जो बता सकती हो कि आखिर तुम्हारी बेटी के अंदर क्या बीमारी है, क्योंकि डॉक्टर्स अभी तक उसको समझ ही नहीं पाए हैं कि आखिर उसका इलाज कैसे करना है। उसको वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया है, मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा के अंदर वो है और कभी भी उसकी जान जा सकती है। उसकी जान बचाने के लिए तुम्हारा सामने आना बहुत जरूरी है। और ये पूरा का पूरा तामझाम जो पुलिस वालों ने बिछाया था, ये पुलिस वालों के लिए काम भी कर गया। तकरीबन एक हफ्ते बाद जोसेफ के साथ उसकी बेटी एलिजाबेथ पुलिस वालों के सामने आई और पुलिस वाले उसको उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर गए। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन उसकी बेटी की थी उससे भी ज़्यादा बदतर कंडीशन एलिजाबेथ की हो चुकी थी। जब पुलिस वालों ने जोसेफ से पूछा कि तुम्हें एलिजाबेथ कहाँ मिली, उसने कहा कि जस्ट मुझे नहीं पता, वो मेरे घर के सामने खड़ी थी, मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा, सामने एलिजाबेथ खड़ी थी और उसको मैं सीधा उठाकर तुरंत आपके पास ले आया। अब आप पूछ लीजिए ये कहाँ पर थी, मुझे नहीं पता। जब डॉक्टर्स ने एलिजाबेथ को देखा तो उसकी कंडीशन के ऊपर उसको विश्वास ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके बाल पूरे के पूरे वाइट हो चुके थे, जबकि उसकी उम्र अभी तक सिर्फ 40 साल के आसपास की ही थी। उसकी भी स्किन अपनी बेटी के जैसे पूरी की पूरी सफ़ेद, बीच में कहीं कहीं येलो येलो कलर के धब्बे धब्बे। ये चीज़ उनके लिए बिल्कुल भी नई नहीं थी क्योंकि उसकी बेटी के अंदर वो पहले देख चुके थे। अब समझ आ रहा था कि हो ना हो ये कंडीशन जेनेटिक ही है क्रिस्टन के लिए। डॉक्टर्स ने बहुत प्रेशर के साथ एलिजाबेथ से पूछना शुरू किया कि बता दो तुम्हारे अंदर क्या बीमारी है और तुम्हारी बेटी के अंदर क्या बीमारी है ताकि हम उसका इलाज कर पाएं। अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे,
इसकी भी मौत हो जाएगी, तुम्हारी भी मौत हो जाएगी कभी ना कभी इसी बीमारी के साथ। क्यों? क्योंकि वो तो वेंटिलेटर के ऊपर आ चुकी है, कुछ टाइम बाद तुम भी इसी तरीके से वेंटिलेटर के ऊपर आ जाओगी। ये चीज़ जैसे ही एलिजाबेथ ने सुनी, उसने घूमकर अपने पिता यानी कि जोसेफ की तरफ देखा। जोसेफ ने एलिजाबेथ की तरफ देखा और ये दोनों के दोनों व्यक्ति आईसीयू से बाहर आ चुके थे। आईसीयू से बाहर आते ही सामने पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वाले ने दोनों को गिरफ्तार किया और सीधा पुलिस स्टेशन लेकर गए। अलग अलग कमरे में एलिजाबेथ को बिठाया, अलग कमरे में जोसेफ को बिठाया और दोनों से पूछताछ करने लगे। बट दोनों बोलने को तैयार ही नहीं, दोनों को कुछ पता ही नहीं कि आखिर उनकी जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन पुलिस वालों ने एलिजाबेथ से पूछना शुरू किया कि तुम तो बता दो, तुम पिछले 24 सालों में कहाँ थी, तुम कैसे गायब हुई, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कहाँ गई थी, आखिर तुम्हारी ये कंडीशन के पीछे जिम्मेदार कौन है। पुलिस वालों ने पूरे 5 घंटों तक उसके आगे हाथ पैर जोड़े, उसके ऊपर दबाव बनाया, बट एलिजाबेथ ने एक शब्द नहीं बोला अपने मुंह से। वो जस्ट चुप रही, पुलिस वालों को देखती रही, घूरती रही, जो भी पुलिस वाला बोलता उसकी तरफ आंख से आंख मिलाकर देखती, बट उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। 5 घंटों बाद फाइनली पुलिस वालों ने कहा कि देखो एलिजाबेथ, अगर तुम हमें नहीं बताओगी कुछ भी, और भगवान ना करे अगर तुम्हारी बेटी क्रिस्टन को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार पूरे तरीके से तुम होगी। उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगेंगे, जो भी क्रिमिनल केस बनेगा वो तुम्हारे ऊपर बनेगा, क्योंकि तुम उसकी माँ हो, उसकी हालत की जिम्मेदार तुम हो जाओगी फिर। और ये चीज सुनने के बाद फाइनली एलिजाबेथ ने पुलिस वालों के सामने अपना मुंह खोला और कहा कि ओके, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं अपने पिता जोसेफ को दोबारा कभी ना देखूं, ना ही जो मैं आपको बताऊंगी वो बातें मेरे पिता जोसेफ तक जानी चाहिए। एक बार तो ये चीज सुनकर पुलिस वाले भी हैरान कि आखिर ये बेटी, जोसेफ की बेटी ऐसा क्यों बोल रही है। बट फाइनली उन्होंने प्रॉमिस किया कि हाँ, श्योरिटी दी कि तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम जो भी बताओगी वो हम सबके बीच रहेगा और तुम अपने पिता जोसेफ के सामने कभी भी नहीं जाओगी। जिसके बाद फाइनली एलिजाबेथ ने टेबल के ऊपर अपने हाथों को रखकर बहुत जोर से कसा, एक गहरी सांस ली और इसके बाद उसने एक ऐसी कहानी पुलिस वालों के सामने बताई जो पुलिस वालों ने अपने करियर के अंदर ना कभी पहले सुनी थी और ना इसके बाद कभी उन्होंने सुनी होगी। लिटरली आपका दिल दहल जाएगा ये चीज़ सुनकर। इससे आगे की स्टोरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है। अगर आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप इसको यहीं छोड़ दीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि मैं अब आगे आपको क्या बताने वाला हूँ, वरना चलिए मेरे साथ। ये सब कुछ शुरू हुआ 24 सालों पहले 28 अगस्त 1984 के दिन, जब दोपहर के टाइम पर जोसेफ ने अपनी बेटी को नीचे बेसमेंट से आवाज़ लगाई। एलिजाबेथ अपने घर में ऊपर थी, नीचे जोसेफ बेसमेंट के अंदर काम कर रहा था। उसने अपनी बेटी जो एलिजाबेथ को आवाज़ लगाई कि एलिजाबेथ फटाफट नीचे आओ। असल में जोसेफ पिछले 6 सालों से अपनी बेसमेंट के अंदर एक बॉम्ब शेल्टर बना रहा था। अब ये बॉम्ब शेल्टर क्या होता है मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर या फिर बाहर के जितने भी देश हैं, इन सभी देशों के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर ये डर बैठ चुका था उस टाइम पर कि कहीं ना कहीं युद्ध छिड़ सकता है, कोई भी किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर सकता है, न्यूक्लियर बम फोड़ सकता है। क्योंकि 1945 में ही नागासाकी और हिरोशिमा वाला हमला हुआ था, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर डर बैठा हुआ था कि कहीं यह हमला हमारे देश के ऊपर ना हो जाए। और बहुत सारे लोग, हर दूसरा परिवार अपने घर में नीचे बॉम्ब शेल्टर बना रहा था ताकि अगर ऐसा कोई भी युद्ध छिड़े तो वो अपने घर में नीचे बेसमेंट में जाकर अपने आप को पूरा लॉक कर ले, अपने परिवार को पूरा सेफ कर ले, और अगर ऐसा कोई हमला हो तो उसमें वो बच जाएं, उसमें वो सुरक्षित बाहर निकल जाएं। और ऐसा ये बॉम्ब शेल्टर पिछले 6 सालों से ये जोसेफ अपने परिवार वालों के लिए बना रहा था। सो फाइनली उस दिन जैसे ही जोसेफ ने एलिजाबेथ को आवाज लगाई, एलिजाबेथ अपनी चप्पल डालकर सीधा नीचे की तरफ आई, बेसमेंट में गई। उसने देखा कि सामने जो सीक्रेट दरवाजा बना रखा है उसके पिता ने बॉम्ब शेल्टर के अंदर जाने का, उसकी चौखट के ऊपर दरवाजा पकड़कर ये जोसेफ खड़ा है और एलिजाबेथ को जोसेफ ने कहा कि एलिजाबेथ अंदर आओ और मेरी ये दरवाजा लगवाने में मदद करो। जैसे ये चीज़ एलिजाबेथ ने सुनी, वो उस चौखट को क्रॉस करते हुए, उस सीक्रेट दरवाजे की चौखट को क्रॉस करते हुए अंदर की तरफ गई अपने पिता के साइड से और दरवाजे को पकड़ने लगी। बट नहीं, उसके पिता ने मना कर दिया कि नहीं, तुम यहाँ मेरी मदद मत करो, तुम अंदर जाकर वो जो सामान पड़ा हुआ है, पेच वगैरह पड़े हुए हैं, वो लेकर आओ, यहाँ इस दरवाजे को हमें कसना है। जैसे ये चीज़ एलिजाबेथ ने सुनी, वो बिना सोचे उस शेल्टर के और ज़्यादा अंदर गई। वहाँ जाकर वो पेच और स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह ढूंढने लगी। बट इतने में ही उसको एक बहुत जोर की धम जैसी आवाज सुनाई दी। जी हाँ, जैसे उसने घूमकर देखा तो उसके पिता ने वो दरवाजा जो हाथ में लेकर वो खड़ा हुआ था, वो दरवाजा उसने सीधा उस चौखट के अंदर लगा दिया और उस दरवाजे की ही आवाज थी कि वो दरवाजा अब सील हो चुका था। उसके पिता के पास पहले से ही वो पेच भी थे, वो स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह सब कुछ वहीं थे। बस ये तो बहाना था एलिजाबेथ को इस बॉम्ब शेल्टर के अंदर बुलाने का। जी हाँ, ये जो जोसेफ पिछले 6 सालों से बना रहा था, ये कोई बॉम्ब शेल्टर नहीं था, बल्कि एक स्पेसिफिकली प्रिजन था, स्पेसिफिकली एक जेल था जो सिर्फ और सिर्फ एलिजाबेथ के लिए बनाया गया था। जी हाँ,
और ये जेल किसी और ने नहीं बल्कि एलिजाबेथ के पिता जोसेफ ने बनाई, ताकि वो अपनी बेटी एलिजाबेथ को इस जेल के अंदर कैद करके रख सके। और इस जेल तक जाने का रास्ता सिर्फ एकमात्र बेसमेंट के अंदर जाकर वो सामने जो बहुत बड़ी अलमारी सी लगी हुई है, दिखने में आपको लगेगा कि अलमारी है, बट ये अलमारी नहीं, एक सीक्रेट दरवाजा है। ये अलमारी खिसक कर साइड में एक छोटा सा दरवाजा वहां पर दिखाई देता है और इस दरवाजे के थ्रू इस जेल के अंदर जाया जा सकता है। बहुत मेहनत करके इस जोसेफ ने पिछले 6 सालों के अंदर ये पूरा का पूरा तामझाम तैयार किया अपनी बेसमेंट के अंदर, और फाइनली अब उसका टेस्ट लेने का टाइम आ चुका था एलिजाबेथ को इस जेल के अंदर कैद करके। स्पेशली जितने भी खिड़की और दरवाजे थे, जितने भी वेंटिलेशन की जगह थी इस प्रिजन के अंदर, इस जेल के अंदर, वो स्पेसिफिकली इसने बहुत मेहनत से डिज़ाइन किए। अब क्योंकि जोसेफ खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, इसको पता था कि किस तरीके से इस पूरी चीज़ को मैनेज करना है, किस तरीके से यहाँ वेंटिलेशन रखनी है, किस तरीके से इसको सिक्योर करना है। इस जोसेफ ने बहुत हाई लेवल सिक्योरिटीज़ के कोड वाले लॉक्स हर जगह लगाए, ताकि सिर्फ और सिर्फ वो ही खोल सके। जब तक वो खुद ना चाहे कोई और इसको खोल ही नहीं पाएगा, और अगर खोलने की भी कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली वहां पर अलार्म बजेगा और जोसेफ को पता चल जाएगा कि यहाँ नीचे कोई छेड़छाड़ कर रहा है, और इससे पहले जाकर वो उसे संभाल लेगा। सबसे पहले जोसेफ ने इस प्रिजन का पूरा मैप तैयार किया, और जैसे आप उस सीक्रेट दरवाजे से इस जेल के अंदर घुसेंगे तो आपको इस सामने छोटा सा बरामदा दिखाई देगा, जिसके अंदर आप पूरे तरीके से फिट भी नहीं हो सकते। अब आप सोचते जाइए, इमेजिन करते जाइएगा उस जेल का हाल आखिर क्या था। ये छोटा सा बरामदा जिसके अंदर से आपको खिसक कर बीच में से होकर अंदर जाना पड़ेगा, और इस बरामदे से बाहर निकलते ही लेफ्ट साइड में एक छोटा सा बाथरूम बनाया गया था। और बाथरूम भी ऐसा, उसके कोई दरवाजे ही नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई भी पर्दे वगैरह नहीं, बिल्कुल एक ओपन बाथरूम, ताकि वो 24 घंटे अपनी बेटी के ऊपर नजर बनाकर रख सके। क्योंकि इस जोसेफ ने इस पूरे प्रिजन के अंदर कैमरे लगा रखे थे, और उस कैमरे की पूरी फुटेज ऊपर जोसेफ के कमरे में जा रही थी, ताकि वो देख सके कि आखिर उसकी बेटी एलिजाबेथ नीचे क्या कर रही है। सोच कर देखिए, कोई प्राइवेसी नहीं। अगर बेचारी एलिजाबेथ को बाथरूम भी इस्तेमाल करना था, अपने ही पिता के सामने वो बाथरूम इस्तेमाल कर रही थी। कुछ भी जाना होता, फ्रेश होना होता, नहाना धोना, सब कुछ उसके पिता के आगे ही अब होने वाला था। खैर, आप इस बाथरूम से जैसे ही थोड़ा आगे चलेंगे, सामने एक और छोटा सा इतना ही हॉलवे, इतना ही वो बरामदा सा, जिसके अंदर से वापस आपको क्रॉल करके अंदर जाकर उस बेडरूम में जाना पड़ेगा जो उस हॉलवे के दूसरी तरफ है। और वो बेडरूम भी कुछ इतना सा, आप जस्ट इमेजिन करके देखिए कि आपके घर के अंदर रखी हुई अलमारी, जिसके अंदर आप कपड़े वगैरह रखते हैं, वो अलमारी ज़्यादा बड़ी होगी उस पूरे बेडरूम से। उसके अंदर एक तख्त का बेड बनाया गया था। आप सोच कर देखिए, बंदा उस बेड के ऊपर खड़ा भी नहीं हो सकता। अगर उसको लेटना है तो बस वो लेटा ही रहेगा। अगर मेरे या फिर आपके जैसा कोई बंदा उस बेड के ऊपर लेटकर अपने घुटने मोड़ ले तो उसके घुटने ऊपर छत के ऊपर टच किए जाएंगे। इतने छोटे से जगह के अंदर वो पहला बेडरूम बनाया गया था, और उस बेडरूम के दूसरी तरफ एक और बहुत भीड़ा सा, एक और बहुत संकरा सा हॉलवे, और दूसरी तरफ भी बिल्कुल सेम पहले जैसा एक और बेडरूम, यानी कि टोटल 2 बेडरूम यहाँ इस प्रिजन के अंदर बनाए गए थे इस जोसेफ के द्वारा। इसके अलावा इस जोसेफ ने जितनी भी दीवार है इस पूरे जेल की बनाई थी, वो हैवीली कंक्रीट से बनाई थी, और ना सिर्फ कंक्रीट उसमें लगाया गया था, बल्कि एक बहुत तगड़ा साउंड प्रूफिंग सिस्टम भी इन दीवारों के अंदर इंस्टॉल किया गया, ताकि अगर जोसेफ की बेटी एलिजाबेथ इस जेल के अंदर रहते हुए चिल्लाए, रोए, या फिर उसको कुछ भी परेशानी हो और वो आवाज़ करे, तो उसकी आवाज़ इस जेल से बाहर तक ना जाए, उसकी कोई चूं भी बाहर का व्यक्ति सुन ना सके। इस जेल के अंदर आते ही 24 घंटे एलिजाबेथ अपने पिता जोसेफ की निगरानी में थी। उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। वो अपने पूरे तरीके से अपने पिता की मेहरबानी पे थी कि जो भी वो देगा वही वो खाएगी, जो भी वो देगा वही वो पहनेगी। वो पूरे तरीके से उसकी रहमो करम के ऊपर थी, और बाहर निकलने का तो चांस 1% भी नहीं इस जेल से। सोच कर देखिए, अब आप पहले 5 साल बेचारी एलिजाबेथ इस जेल के अंदर बिल्कुल अकेले रही। उसने बाहर जाकर एक कदम तक बाहर का नहीं देखा। धूप कैसी होती है वो भूल चुकी थी, ताज़ी हवा कैसी होती है वो भूल चुकी थी, असल ज़िंदगी में लोग कैसे होते हैं वो भूल चुकी थी, बाहर की दुनिया कैसी है वो भूल चुकी थी। पहले 5 साल बिल्कुल अकेले। हर रात उसका पिता जोसेफ ऊपर से खाने पीने का सामान, जो बेसिक सप्लाईज थी, वो नीचे लेकर आता, अपनी बेटी को देता, और ना सिर्फ सप्लाईज देता बल्कि उसके साथ बलात्कार करता। लगभग हर रात, पूरे 5 साल के लिए हर रात वो अपनी बेटी के साथ बलात्कार करके उसको खाने पीने का सामान दे के वापस बाहर जाता। बाहर से जाकर वापस उस पूरे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इस प्रिजन को लॉक करता, आगे वो अलमारी अड़ाता और ऊपर जाकर अपने कमरे में आराम से अपनी पत्नी के साथ सो जाता। जबकि उसने अपनी पत्नी को बता रखा था कि वो नीचे बेसमेंट के अंदर रहते हुए उस बॉम्ब शेल्टर के अंदर अपने ऑफिस का काम कर रहा है। जो भी कोई ऑफिस की मीटिंग्स वगैरह होती, वो अपनी बेटी और अपने बाकी के बच्चों को बस यही बताकर जाता कि वो नीचे अपने ऑफिस की मीटिंग्स लेने जा रहा है। फाइनली टाइम आ चुका था 1988 का, 1988 का, जब पहली बार
बेचारी एलिजाबेथ को पता चला कि वो अपने ही पिता से प्रेग्नेंट हो चुकी है। जैसे ये चीज़ एलिजाबेथ ने महसूस करी, उसने अपने पिता जोसेफ को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और एटलीस्ट वो इस प्रेगनेंसी को डिलीवर करवाने के लिए, बच्चे की डिलीवरी करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल में ले जाए। बट जोसेफ ने कहा कि इसका भी इलाज मेरे पास है और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना है। अगले दिन सोच कर देखिए, जैसे ही उसने प्रेगनेंसी के बारे में अपने पिता को बताया था, अगले ही दिन जोसेफ एक किताब लेकर नीचे की तरफ आया और नीचे जाकर सीधा वो किताब अपनी बेटी एलिजाबेथ को दी और कहा कि इस किताब को पूरा पढ़ लो। जितने भी दिन तुम्हारे प्रेगनेंसी के बचे हुए हैं, जितना भी टाइम बचा हुआ है, तुम्हें सिर्फ यही किताब पढ़नी है। इस किताब को पढ़कर तुम्हें समझ आ जाएगा कि घर पर ही बेबी को डिलीवर कैसे करते हैं, कैसे वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे के साथ जो और नाल जुड़ी होती है उसको कैसे काटते हैं घर पर ही। सोच कर देखे आप, बेचारी वो बच्ची उस टाइम पर कितने की ही थी, 21 साल की थी उस टाइम पर वो एलिजाबेथ, जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी। उस उम्र में वो क्या पढ़ रही थी, क्या सीख रही थी अपने ही पिता की वजह से। खैर, डिलीवरी का भी टाइम आ चुका था और उस टाइम पर जोसेफ भी उसके पास नहीं था। उसने जस्ट वो कैंची उठाई और जो पड़ा हुआ था उसने उस किताब के अंदर उसके सहारे ही अकेले, बिल्कुल अकेले, उस पूरे के पूरे जेल के अंदर रहते हुए नीचे धरती पर ही सबसे पहले अपनी एक बेटी को जन्म दिया। और जैसे उस बेटी को जन्म दिया उसके बाद खुद ने ही अपने हाथों से अपने वो और नाल को काटा, अम्बिलिकल कॉर्ड को भी काटा कैंची के साथ, जो कैंची उसके पिता ने ऊपर से ला कर दी थी। और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टन ही थी, यानी कि वो बच्ची जो बाद में जाकर हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हुई थी। खैर, अभी तो बहुत कुछ इस जेल के अंदर होना बाकी था। ना सिर्फ क्रिस्टन बल्कि आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले सालों के अंदर इस जेल के अंदर रहते हुए बेचारी एलिजाबेथ ने 6 और बच्चों को जन्म दिया। ये सभी के सभी बच्चे उसके बाप के ही थे। सोच कर देखिए, एक बाप अपनी बेटी को प्रेग्नेंट कर करके उससे 7 बार बच्चों की डिलीवरी करवा रहा था और ये सातों के सातों बच्चे बिल्कुल सेम स्टाइल के अंदर वही धरती के ऊपर वो डिलीवर कर रही थी बेचारी एलिजाबेथ। और उसी तरीके से बार बार वो अम्बिलिकल कॉर्ड को काटना, अपने बच्चों की देखरेख करना, उनको अच्छी ज़िंदगी देना। बेचारी एलिजाबेथ का सपना था कि वो जो ज़िंदगी काट रही है उसके बच्चे इस तरीके से ज़िंदगी ना काटें। 1996 यानी कि 1996 में जब एलिजाबेथ का एक बेटा जोसेफ पैदा हुआ, वो पैदा ही बेचारा एक रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ हुआ था। मतलब वो सांस सही से नहीं ले पा रहा था, उसके लंग्स के अंदर पूरा पानी भरा हुआ था और वो पानी निकालने के लिए उसको मेडिकल सहायता की ज़रूरत थी। जैसे ये चीज़ बेचारी एलिजाबेथ को पता लगी कि उसका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, उसने अपने पिता जोसेफ के सामने हाथ जोड़े, उसके पैर पकड़े कि प्लीज़ आप जाकर इस जोसेफ को हॉस्पिटल में कहीं दिखाया आओ, किसी डॉक्टर से इसका इलाज करवा दो। बट इस जोसेफ ने साफ मना कर दिया कि अगर तुमसे इलाज यहाँ पर होता है तो तुम कर लो, मैं इसको कहीं भी नहीं लेकर जाऊँगा। क्यों? क्योंकि जोसेफ को डर था कि अगर वो इस बच्चे को उठाकर किसी हॉस्पिटल में लेकर गया तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स उसका पूछेंगे कि इसके माता पिता कहाँ पर हैं। 3 दिन का ही तो बच्चा है सिर्फ, इसके माता पिता के बारे में पूछेंगे और वो इसके बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। यहाँ पर उसने साफ मना कर दिया। और सोच कर देखिए, जिस टाइम पर ये सारी बातें बेचारी एलिजाबेथ अपने पिता जोसेफ के साथ कर रही थी, उसी टाइम पर उसका बेटा माइकल, उसकी मौत हो चुकी थी। जैसे ही जोसेफ ने उस बच्चे की लाश को देखा, उसको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं हुआ। उसने बिल्कुल कैजुअली, बिल्कुल नॉर्मली उस बच्चे की लाश को उठाया, ऊपर लेकर गया और उसको स्टोव में डालकर जला दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, किसी को कुछ पता ही ना चले। धीरे धीरे कर बाकी के जो 6 बच्चे बचे हुए थे बेचारी एलिजाबेथ के, वो नीचे अब रहते हुए इस जेल के अंदर ही बड़े हो रहे थे। उनको बाहरी दुनिया का कुछ पता ही नहीं कि आखिर बाहर की दुनिया भी कैसी होती है। धीरे धीरे बड़े होने की वजह से उनकी आवाज़ें भी अब बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। नीचे वो खेलते भी, नीचे वो आवाज़ें भी करते, चिल्लाते भी, नहाते धोते, सब कुछ कर रहे थे। बट ये चीज़ जोसेफ के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टेंशन वाली थी, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत आवाज़ बाहर की तरफ आ रही थी। और इसी बात से छुटकारा पाने के लिए फाइनली एक रात सन 2000 के आसपास एक रात जोसेफ उसी अलमारी को खींचकर उसी सीक्रेट दरवाजे से उस जेल के अंदर दाखिल हुआ और उनमें से सबसे छोटे बच्चों को जस्ट खींचकर बाहर निकाला और बाकी के सभी बच्चों के साथ एलिजाबेथ को कहा कि अगर तुम में से किसी ने इसको पकड़ने की कोशिश करी, इसको रोकने की कोशिश करी, तो तुम सबका वो हाल करूँगा, तुम सोच भी नहीं पाओगे। ये चीज़ वो पहले भी बहुत ज़्यादा बार फील कर चुके थे, क्योंकि पहले भी काफ़ी बार जोसेफ उनका खाना पीना ऊपर से बंद कर देता, अगर वो थोड़ी भी आवाज़ करते तो उनके ऊपर से लाइट्स वगैरह बंद कर देता, अगर वो थोड़ा बहुत भी परेशान करते जोसेफ को। अब बच्चे हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते, उनका खेलना कूदना स्वाभाविक है। बट ये चीज़ जोसेफ को पसंद नहीं थी।
इसी बात से छुटकारा पाने के लिए उसने एक आइडिया निकाला। वो सबसे पहले सबसे छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर बाहर की तरफ गया और जस्ट ऊपर जाकर उसने एक टोकरी के अंदर उस बच्चे को घर के बाहर रखा, उसके साथ एक नोट रखा और अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही जोसेफ की पत्नी ने दरवाजा खोला, सामने उस टोकरी के अंदर वो बच्चा था, साथ में एक नोट था और उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं अपने बच्चे को आपके पास भेज रही हूँ क्योंकि मैं इसकी ठीक से केयर नहीं कर पा रही, आप इसको अपने पास रख लीजिए, आपके पास ये अच्छे से बड़ा हो जाएगा, आप इसकी और अच्छे से केयर कर पाओगे। जोसेफ ने एडवांस में ही बेचारी एलिजाबेथ से काफ़ी सारे नोट्स लिखवा कर रखे हुए थे, बहुत अलग अलग तरह के अलग अलग सिचुएशन में, ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो उसके पास अपना एक सॉलिड एलाबाई हो कि देखो एलिजाबेथ ने खुद नोट्स लिखकर मेरे पास भेजे हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, जहां भी है सब कुछ उसको ही पता है, मुझे कुछ नहीं पता। उसने पहले ही एडवांस में बेचारी एलिजाबेथ की हैंडराइटिंग में उसके साइन करवाकर नोट्स लिखवा लिए। जब पुलिस वाले ये चीज़ सुन रहे थे तो सभी के माइंड में यही ख्याल था कि आखिर कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और वो इतने बच्चे आखिर क्यों पैदा करना चाहेगा। तो इसका भी जवाब बेचारी एलिजाबेथ ने बहुत दबी हुई आवाज़ में सामने बैठे हुए पुलिस वालों को दिया कि असल में मेरा पिता यानी कि जोसेफ मुझे पूरे तरीके से कंट्रोल करना चाहता है, मेरे ऊपर पूरे तरीके से अपना हक जमाना चाहता है। उसने मेरे को काफ़ी बार कहा कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर इतने बच्चे पैदा कर दूंगा कि अगर तुम किसी तरीके से कभी ज़िंदगी में, वैसे तो इस बात का कोई सवाल ही नहीं है, इस बात का कोई तुक ही नहीं है कि तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगी, अगर फिर भी 1% तुम इस जेल से बाहर निकली तो तुम्हारे पास इतने ज़्यादा बच्चे होंगे कि कोई भी आदमी तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, तुम्हारे मुंह नहीं लगेगा, तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहेगा, तुम खुद अपने बच्चों के अंदर इतनी बिजी रहोगी और तुम सभी का मालिक एक अकेला मैं यानी कि जोसेफ। एलिजाबेथ के पिता ने ही अपनी ही बेटी का हजारों से भी ज्यादा बार उसका रेप किया, उसका बलात्कार किया। बट इस कंडीशन में रहते हुए भी सोच कर देखिए बेचारी एलिजाबेथ वो कितनी ज्यादा पावरफुल थी अंदर से कि बाकी बचे हुए 3 बच्चे, 3 तो बच्चे उसका पिता जोसेफ ऊपर उठाकर ले गया, बट बाकी बचे हुए 3 बच्चों को एलिजाबेथ ने खुद से पढ़ाना शुरू किया। जो भी किताबें उसके पास नीचे मौजूद थी वो उससे पढ़ाना शुरू किया। एक रेडियो, एक टीवी जो जोसेफ ने नीचे लगाया हुआ था, उन रेडियो और टीवीज़ के सहारे उन तीनों बच्चों को एजुकेट करना शुरू किया। जो भी टीवी के अंदर आता उसके बारे में एलिजाबेथ उनको बताना शुरू करती कि बाहर की दुनिया में ऐसा है, जब भी हम कभी बाहर निकलेंगे तो मैं तुम सबको ये सारी चीज़ें दिखा कर लाऊंगी। बट टाइम आ चुका था सन 2008 का। अप्रैल 2008 में बेचारी क्रिस्टन वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई और उसकी बीमारी देखते हुए ही बेचारी एलिजाबेथ ने अपने पिता के आगे गिड़गिड़ाना शुरू किया कि आज तो प्लीज़ मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ उसको दिखा दो, उसका इलाज करवा दो। अब दोबारा से जोसेफ को वही अपना कारनामा करना पड़ा। 17-18 साल की उम्र में पहली बार क्रिस्टन उस जेल से बाहर निकल कर अपने घर में ऊपर आई थी और ऊपर भी बाहर सीढ़ियों पर उसको रख दिया। जैसे ही सुबह सुबह उठे वो नॉट और क्रिस्टन दोनों बाहर मिले, उसको तुरंत ही जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और वहां उसका इलाज शुरू करवाया गया जोसेफ के द्वारा। जैसे ही पुलिस वालों ने इस पूरी कहानी के बारे में एलिजाबेथ से सुना, अब 2 बच्चे और भी नीचे मौजूद थे उस प्रिजन के अंदर, तुरंत पुलिस वालों की गाड़ी सीधा उस घर में गई। वहां जाकर वो सीक्रेट कोड सीधा जाकर जो एलिजाबेथ ने बता रखे थे पुलिस वालों को कि ये कोड्स है जो हमेशा उसका पिता यूज़ करता आया है, बाहर से आपको वही कोड यूज़ करने हैं अंदर एंटर करने के लिए। उन कोड्स के सहारे सीधा पुलिस वाले उस प्रिजन के अंदर गए। वहाँ जाकर दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया गया। उनमें से सबसे छोटे बच्चे की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। उन दोनों बच्चों को गाड़ी के अंदर बैठाया गया और गाड़ी सीधा अब हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी थी। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि वो दोनों बच्चे पूरा रास्ता घर से लेकर हॉस्पिटल तक का रास्ता वो जस्ट खिड़की से बाहर देख रहे थे कि आखिर बाहर की दुनिया है कैसी, क्योंकि उन्होंने पहली बार बाहर की खुली हवा में सांस लिया था, उन्होंने पहली बार सूरज वगैरह देखा था, उन्होंने पहली बार पेड़ पौधे देखे थे असलियत के अंदर। सभी 6 के 6 बच्चों को आपस में रियूनाइट करवाया गया। जो 3 बच्चे ऊपर रह रहे थे जोसेफ और उसकी पत्नी रोजमरी के साथ, जो 3 बच्चे नीचे रह रहे थे इंक्लूडिंग क्रिस्टन, वो अभी मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा के अंदर थी। 1 हफ्ते तक उसका इलाज किया गया और फाइनली क्रिस्टन अपने कोमा से बाहर आ चुकी थी। अब उसकी हालत पहले से अच्छी थी। इन 6 के 6 बच्चों को आपस में रीयूनाइट करवाया गया और 6 के 6 बच्चे बहुत ज़्यादा खुश कि हाँ वापस ये सभी मिल चुके हैं अपनी माँ के साथ, एलिजाबेथ के साथ। बाकी जो 3 बच्चे ऊपर मौजूद थे जोसेफ और रोजमेरी के पास, उन तीनों को भी बताया गया कि उनकी माँ ने कभी उनको लावारिस नहीं छोड़ा। ये जोसेफ ही था जिसने इन बच्चों को अपनी माँ से अलग करके रखा हुआ था। 6 बच्चे और एलिजाबेथ के फुल बॉडी चेकअप्स किए गए और ये पता चला कि क्रिस्टन के साथ साथ ये सभी के सभी बच्चे और एलिजाबेथ, ये सभी के सभी लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भयंकर रूप से पीड़ित हैं। विटामिन डी आपको पता होगा कि हमें सबसे पहले धूप से मिलता है, सूर्य की किरणों से मिलता है,
बट इन लोगों ने तो कभी सूर्य की किरणें अपनी जन्मों में देखी ही नहीं, ज़िंदगी में नहीं देखी। ये पहली बार धूप के अंदर बाहर आए थे। अब जैसे ही विटामिन डी की कमी इनके शरीर के अंदर हुई, इनकी स्किन पूरी तरीके से वाइट पड़ चुकी थी, जगह जगह पीले पीले धब्बे पड़ चुके थे और उसी वजह से इन बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी। अपनी 19 साल की उम्र में क्रिस्टन ने कभी धूप नहीं देखी, उसके शरीर को विटामिन डी कभी मिला ही नहीं, इसी वजह से उसकी भी तबीयत खराब हुई थी। और आने वाले टाइम में इन बच्चों की, जो बाकी बच्चे नीचे बचे हुए थे दोनों, उनकी भी तबीयत खराब होती जब वो उसकी उम्र में आते। बट उससे पहले इन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। जैसे ये पूरी की पूरी खबर, पूरी की पूरी न्यूज़ दुनिया के सामने आई, सभी के मुंह पे एक ही सवाल था कि कैसे एलिजाबेथ की माता रोजमरी, उसको पता नहीं चला कि 24 सालों से उसकी बेटी नीचे एक अलग ही ज़िंदगी में जी रही है, वो भी उसके पिता ने उसको ज़िंदगी दे रखी है। कैसे उसको कभी आवाज़ सुनाई नहीं दी, कैसे जोसेफ के ऊपर कभी उसको शक नहीं हुआ, कैसे जो बच्चे बार बार आ रहे थे जिनको वो अडॉप्ट कर रहे थे अपनी ही बेटी के, कैसे उनसे कभी कोई सवाल नहीं पूछा इस रोजमरी ने। बट रोजमरी ने पूछताछ में बताया कि मेरे पति की खुद मैं विक्टिम हूँ, बेशक मैं ऊपर रहती हूँ लेकिन ज़िंदगी मेरी भी उतनी ही ख़राब थी जितनी नीचे वाले लोगों की ख़राब थी। मैं ऊपर रहकर भी अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रही थी, मुझे कभी बेसमेंट के पास जाने तक नहीं दिया। अगर मैं कभी जाती तो वो मुझे इतना मारता कि मैं कभी आगे दोबारा जाने की सोच भी नहीं सकती। इसलिए मुझे कुछ नहीं पता था कि आखिर बेसमेंट के अंदर क्या हो रहा है। इन 24 सालों में जोसेफ ने अपने घर में ऊपर वाले कमरों को साथ साथ नीचे भी 2 कमरे अलग से बने हुए थे, इन सभी कमरों को रेंट पर भी चढ़ाया और अनगिनत किराएदार इनके घर में आए। क्या कभी उनमें से किसी ने कुछ नहीं सुना? सभी ने मना कर दिया एक्सेप्ट एक किराएदार ऐसा था कि उसको वैसे कुछ सुनाई नहीं दिया, बट उसका जो डॉग उसके साथ कमरे में रहता था, वो डॉग हर रात बहुत अजीब सा बिहेव करता। 4 साल वो किराएदार इस कमरे के अंदर रहा और इस कमरे के अंदर रहते हुए उसका डॉग ने नीचे की तरफ मुंह करके बार बार भौंकता और रात को ग्राउल करता, कूकू कूकू करता। बट उसको कोई भी अजीब चीज़ नहीं लगी, इसलिए उसको लगा कि हो सकता है डॉग के अंदर कुछ खास बीमारी हो। उसने जिस चीज़ को इग्नोर किया। बट बाद में जब ये स्टोरी दुनिया के सामने आई तब उसने सामने आकर बताया कि उसके डॉग को शायद ये फील हो रहा था कि नीचे, उसके कमरे के नीचे कोई और जिंदगियां भी रह रही हैं। खैर 1 साल तक इस पूरे परिवार को, एलिजाबेथ और उसके 6 बच्चों को रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर रखा गया और वहाँ पर उनकी पूरी ट्रेनिंग दी गई कि आखिर दुनिया के अंदर क्या होता है। उनको पढ़ना लिखना सिखाया गया और उसके बाद इन सभी लोगों ने फुल रिकवरी करी और बाद में ऑस्ट्रियन सरकार ने इन 7 लोगों को एक नई आइडेंटिटी देकर अलग जगह सेटल करवा दिया, जिसके बाद आज तक ये पता ही नहीं कि आखिर एलिजाबेथ और उसके 6 बच्चे आज क्या कर रहे हैं, वो किन हालातों में हैं, वो कहाँ रहते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ जोसेफ को तुरंत ही अदालत द्वारा लाइफ सेंटेंस दे दी गई, उम्र कैद की सज़ा, मतलब कि जब तक वो जिंदा है कैद में रहेगा। बट इसके अलावा एक दिक्कत यहाँ ये थी कि जब और अंदर जो जितने कैदी मौजूद थे उन कैदियों को पता लगा कि उनके बीच में जोसेफ है, सभी बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा थे, उसके ऊपर हेट दिखा रहे थे। काफ़ी बार उसके ऊपर जानलेवा हमले भी हुए, जिसकी वजह से पुलिस वालों को उसकी सुरक्षा बढ़ाते हुए उसको एक अलग ही एकांत कारावास के अंदर डाल दिया गया और उस एकांत कारावास से जोसेफ कभी बाहर निकलता ही नहीं। और कमाल की बात यह है कि 2024 के एंड महीने में ही वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर उसकी पैरोल सक्सेसफुल हो गई, पास हो गई, तो वो हो सकता है बाहर भी आ जाए। लेकिन अब वो बाहर आएगा तो उसकी उम्र तकरीबन 89 ईयर्स यानी कि 89 सालों की होगी। सो आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है? क्या आप किसी कमरे के अंदर 24 घंटे भी बिता सकते हैं? उस लड़की ने बच्चों के साथ अपने 24 साल बिताए और वो भी उन हालातों में जब उसने खुद की डिलीवरी खुद ही करी। सोच कर देखिए आप किन हालातों में बेचारी एलिजाबेथ ने सफ़र किया होगा। खैर आप मुझे बताइए कि आपको इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है। नीचे कमेंट्स में मुझे आपकी राय जरूर चाहिए हैं। और उस बेसमेंट की, उस प्रिजन की असल फ़ोटोज़ जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। अगर आपको वो देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में आ जाइएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें, वहाँ पर ब्रॉडकास्ट चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं सारी फ़ोटोज़ डालने वाला हूँ। सो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट दिलप्रीत सिंह को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।